अब राजन के दादाजी को मरे कई दिन हो चुके हैं। राजन अपने कमरे में बिना खाए पिए उदास बैठा है तो रजनी उसके लिए खाना लाती है। रजनी राजन से कहती है, आप खाना खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राजन कहता है, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सच में नहीं खाना चाहता। आप अगर नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, ये घर कैसे चलेगा। दादाजी के बाद तो आप ही को इस घर को संभालना है। अगर मेरी जगह दादाजी होते तो वो भी आपसे यही कहते। तुम सही कह रही हो रजनी, अगर मैंने ऐसा किया तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा, और शायद दादाजी को ये देखकर बहुत बुरा लगे। रजनी के समझाने पर राजन उसकी बात मान लेता है और खाने बैठ जाता है। राजन अपने दादाजी की तस्वीर को देखकर उदास हो जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। तो वहीं दिव्या राजन के दादाजी को मारने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अब मुझे मेरी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी। दिव्या अपनी शक्तियों पर अब पूरी तरह से काबू पा चुकी है। तो वही अब राजन रजनी और स्वयं को पहले की तरह खुश रखने की कोशिश कर रहा था। तो आज कई दिनों बाद वे दोनों बाहर घूमने आए हैं। राजन रजनी से कहता है, बताओ क्या क्या खरीदना चाहती हो तुम? तुम्हें जो खरीदना है तुम अपनी मर्जी से खरीद सकती हो। पूरे दिन मार्केट में घूमने के बाद वे दोनों कुछ खाने के लिए आते हैं। राजन रजनी से कहता है, तुम जानती हो ना तुम ज्यादा तीखा नहीं खा सकती, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तो वहीं उनका पीछा करते करते दिव्या भी वहाँ पर आ जाती है। वो पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों को देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। ये जो आपने पैक किया ये गर्म तो है ना? जैसे ही राजन पीछे मुड़ता है उसे पेड़ के हिलने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि दिव्या पीछे से उस पेड़ पे जादू कर रही होती है। दिव्या की जादू की वजह से देखते ही देखते वो पेड़ रजनी पर गिरने वाला होता है, लेकिन राजन उसे बचा लेता है। राजन कहता है, रजनी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर ये पेड़ अचानक कैसे गिर गई? ये देखकर दिव्या गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो राजन की नजर जाती हुई दिव्या पर पड़ती है। राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो उसी तरफ देख रहा था। रजनी कहती है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आप उस तरफ क्या देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ, आपका ध्यान मेरी बातों पे नहीं है। राजन चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दिव्या से कहता है, हो सकता है ये पेड़ बहुत पुराना था, शायद इसलिए गिर गया। तुम ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजन बहुत ही चिंतित होकर वहाँ से जाता है। घर पर आकर राजन अपनी दादाजी की तस्वीर को देखकर फिर से एक बार उसी हादसे के बारे में सोचता है और कहता है, आज जो कुछ भी हुआ शायद दादाजी मुझे इसी के बारे में बताना चाहते थे। तभी वो अपनी दादाजी की बातों को याद करता है। राजन बेटा, अपनी और अपनी परिवार का ख्याल रखना। कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी भी, तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। दादाजी आप किस बारे में कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसी चीजें जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता उस ईश्वर के अलावा। कभी भी तुम ऐसी चीजों का सामना करो तो गांव के पंडित के पास जाना, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। राजन अपनी दादाजी की कही बात को अब समझ लेता है और कहता है, दादाजी ने सही कहा था, अब मुझे गांव के पंडित जी के पास जाना ही पड़ेगा। तो वही दूसरे दिन राजन अपने गांव की पंडित के पास आता है, जो लगभग उसके दादाजी की उम्र के थे। राजन पंडित जी के पास पहुंचकर उनसे कहता है, प्रणाम पंडित जी, मैं मोहन सिंह का पोता हूँ। राजन सदा खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारे दादाजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अक्सर वे अपने घर की समस्याओं के बारे में मुझसे बातें करते थे। कहो तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? कहीं तुम्हारी समस्या बुरी शक्तियाँ तो नहीं है? तुम्हारे दादाजी ने एक बार बताया था मुझे। हाँ, मैं इसी समस्या को लेकर आपके पास आया हूँ। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो।
माँ की शक्तियों के आगे दुनिया में कोई बड़ी शक्ति नहीं है, वो सब देखती है। इतना कहकर पंडित जी राजन को एक लाल कलर की पोटली देती है और उससे कहते हैं, इसे अपने साथ ले जाओ, ये माँ का आशीर्वाद है, और अपने घर की चारों तरफ छिड़क देना। इससे कोई भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे घर पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तब तक तुम और तुम्हारी पत्नी अपने घर से कहीं भी बाहर मत निकलना। और हाँ, एक बात और है जो तुम्हें जाननी है, ये केवल तुम्हारी बच्ची की जन्म तक ही होगा। राजन उस पोटली के लिए पंडित जी को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। घर पर पहुंचकर राजन वैसा ही करता है जैसे पंडित जी ने उससे कहा था, और वो रजनी से भी कहता है, रजनी, तुम एक बात का ध्यान रखना, हमारे बच्चे के आने तक तुम घर से कहीं भी बाहर नहीं निकलोगी। अब राजन बिना किसी डर के उस रात सो पाया था। उसी रात उनके घर के बाहर दिव्या आती है राजन और रजनी के बच्चे को मारने के लिए। दिव्या जैसे ही घर में प्रवेश करने जाती है, अचानक वहाँ पर एक पीली रोशनी प्रकट होती है। दिव्या समझ जाती है कि ये क्या है। दिव्या कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे रोक सकते हो? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दिव्या अपनी शक्ति से उस कवच पर वार करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती है। दिव्या गुस्से से तिलमिला जाती है। दिव्या कहती है, कब तक, आखिर कब तक ये तुम लोगों को मुझसे बचा पाता है? मैं भी देखती हूँ। मैं फिर से आऊंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन के बाद से दिव्या उनके घर के बाहर नहीं दिखी। कई महीने बीत चुके हैं। राजपूत परिवार में आज खुशी का दिन है, क्योंकि रजनी ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया है और घर में मेहमानों की चहल पहल है। राजन के मित्र और कई लोग उनके बच्चे के मुंह दिखाई के लिए आए हैं। अरे वाह राजन, तुम्हारी बच्ची तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। हो भी क्यों ना चाची, अपनी माँ पर जो गई है। बधाई हो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज खुशी का माहौल है, फिर भी राजन थोड़ा चिंतित है। उसका ध्यान उसके दोस्तों की बातों पर है ही नहीं। वो तो उन्हें बीती हुई बातों के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है। वो कोई और नहीं बल्कि दिव्या होती है। जैसे कि गांव के पंडित जी ने कहा था, अब सुरक्षा कवच टूट चुका है और दिव्या घर पर प्रवेश कर चुकी है। दिव्या मन ही मन सोचती है, अब देखती हूँ कि तुम लोगों को मुझसे कौन बचाता है। दिव्या सीधे राजन से मिलने आती है। वो कहती है, इस खुशी के दिन के लिए आपको बधाई हो। ये बच्ची बहुत प्यारी है, इसे संभाल कर रखिएगा, कहीं से किसी की नजर न लग जाए। राजन उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। दिव्या इतना कहकर वहाँ से चली गई। राजन को उस लड़की की बात बहुत अजीब लगी। अब धीरे धीरे सारे मेहमान भी अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। राजू राजन से कहता है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना दोस्त, हम फिर से मिलेंगे। इतना कहकर राजू भी राजन के घर से चला जाता है। राजन और रजनी अपनी बच्ची को पलंग पे लेटाकर साहू काका से कहते हैं, काका आप दोनों इसका ख्याल रखना, तब तक हम अंदर से आते हैं। वे दोनों बच्ची को साहू और उसकी पत्नी के पास छोड़कर चले जाते हैं। तभी दिव्या पीछे से उनके घर के अंदर आ जाती है। दिव्या जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती है। दिव्या अपनी आवाज को रजनी की आवाज में बदलकर उन दोनों को अंदर बुलाती है। साहू काका, जानकी काकी के साथ जरा यहाँ आना तो। रजनी की आवाज सुनकर वे दोनों बच्चे को छोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी दिव्या पर्दे से बाहर निकलकर आती है। दिव्या वहाँ पर बैठकर बच्चे को बहुत गुस्से से देखती है। इधर राजन और रजनी अपनी घर की खुशी के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे माँ, मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तभी साहू और उसकी पत्नी अंदर आते हैं। रजनी उनसे कहती है, बच्चे को छोड़कर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना उसका ख्याल रखने के लिए। साहू कहता है, रजनी बिटिया,
तुमने हम दोनों को आवाज दिया, इसलिए तो हम यहाँ आए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आप दोनों को नहीं बुलाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो आप दोनों की आवाज सुनी थी। तभी राजन को शक होता है और वो समझ जाता है। राजन घबराकर कहता है, मेरी बच्ची बाहर है, जरूर ये दिव्या ने किया होगा। तभी राजन वहाँ से भागते हुए बच्ची के पास जाता है। दिव्या भी चौंक जाती है और वे तीनों भी दौड़कर राजन के पीछे जाते हैं। इधर दिव्या अपनी जादू से बच्ची पर वार करने वाली होती है। वो कहती है, आज तो मैं तुम्हें खत्म करके जाऊंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी राजन भागते हुए उसकी ओर आता है। राजन दिव्या से कहता है, रुक जाओ दिव्या, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो, ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अरे वाह राजन, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, पर तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तभी देखते ही देखते दिव्या अपनी असली रूप में आ जाती है। राजन दिव्या से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम कितने अच्छे दोस्त थे। तुम्हें अगर कुछ नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का परिवार बर्बाद करोगी। दिव्या गुस्से से कहती है, मैं उन सब को खत्म कर दूंगी जिससे तुम प्रेम करते हो। कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा और सबसे पहले मैं शुरुआत इस बच्ची से करूंगी। राजन और रजनी दोनों ही ये सुनकर डर जाते हैं। दिव्या उस बच्ची को अपने हाथ में उठा लेती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है। नहीं दिव्या, ऐसा मत करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। जैसे ही दिव्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, उस बच्चे के अंदर से एक पीली रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? देखते ही देखते दिव्या के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। तभी वो बच्ची जादू से उड़कर राजन के हाथ में आ जाती है। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? राजन और रजनी यह देखकर खुश हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। राजन गुस्से से दिव्या को कहता है, देखा, ये तुम्हारे ही पापों का फल है। देखते ही देखते दिव्या का पूरा शरीर जल जाता है और उसका वहीं पर अंत हो जाता है। वो आग भी अपने आप ही बुझ जाती है। राजन और रजनी अपने बच्ची को सुरक्षित देख खुश हो जाते हैं और इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। हे गाइस, अगर आपको मेरे कार्टून स्टोरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।